स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम यूपी पीसीएस का जो सीसेट का 2020 का पेपर था उसका हम कम्युनिकेशन जो इंटरपर्सनल वाला टॉपिक था उसके लगभग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। मतलब लगभग इसमें 25 आए थे, वो सभी हम देखेंगे। इससे पहले हमने 2024 से स्टार्ट किया था और 2021 तक के सभी पेपर को जो सीसेट के क्वेश्चन थे उन्हें देखा था, कौन से, कम्युनिकेशन के और कुछ रीजनिंग के। अब स्टार्ट करते हैं 2020 का पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन था कि कौन सा संगठनात्मक संरचना में पारस्परिक बाधा नहीं है। तो जो संगठन होता है, मतलब कोई ग्रुप है, ऑफिस है, वहाँ पे बाधा क्या नहीं है कम्युनिकेशन में। तो इनमें अगर देखें निर्जातीयता और शब्दार्थ, अनुग्रह और प्रभाव प्रबंधन। अब देखो इसमें शब्द का अर्थ है, किसी ने किसी शब्द का कोई अर्थ ले लिया, किसी ने कोई, तो ये तो बाधा आ जाएगी कि नहीं। मतलब प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में जिसे हम शोर कहते हैं। अनुग्रह ये भी एक तरीके का बाधा ही है कि किसी का कोई चीज़ का मन था और कोई व्यक्ति किसी को किसी और व्यक्ति के काम के लिए कह रहा हो। प्रभाव प्रबंधन में किसी के प्रभाव की वजह से व्यक्ति को बाधा आ सकती है संचार में। पर जो निर्जातीयता होता है ये कोई बाधा नहीं होती है। कोई व्यक्ति किस जाति का है, मतलब वर्ग का है, ये संस्कृति, दो विभिन्न भिन्न संस्कृतियों में तो ये समस्या हो सकती है, पर एक संचार में ये बाधा नहीं हो सकती है। तो ये देखा हमने पहला। इसके बाद है संचार खुलेपन की उच्चतम डिग्री किस में पाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा ओपन जो संचार होता है वो कौन सा माना जाता है। तो अनौपचारिक है, मेटा है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। अब देखो मेटा जो कंपनी है उसका नाम ही इसी वजह से रखा गया है क्योंकि वो खुलेपन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। वैसे अनौपचारिक में भी खुलापन होता है, प्रत्यक्ष संचार में भी है, पर जो सबसे ज़्यादा पूछा है, सबसे सर्वोच्चतम है, तो कौन सा है, मेटा कम्युनिकेशन। तो मेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, संचार के बारे में संचार है, ये सबसे ज़्यादा खुला होता है क्योंकि इसमें छुपे संदेशों को भी स्पष्ट किया जाता है। बाकी विकल्प इतने खुले नहीं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि सहकर्मियों के मौखिक दुर्व्यवहार को कम करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा उपाय लिया जाना चाहिए। मतलब आप किसी ऑफिस में हैं और यहाँ सहकर्मी के मौखिक दुर्व्यवहार को कम करना है तो क्या यूज़ कर सकते हैं। एक तो रक्षात्मक हो जाना, कि मतलब कुछ कहें ही ना, रक्षात्मक हो जाए। बहस में पढ़ना। उसके बाद है हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देना और आक्रामक शारीरिक भाषा रखना। अब देखो रक्षात्मक हो जाना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता है। बहस में पड़ जाना ये तो कतई नहीं हो सकता है, बहस में या आक्रामक लेना। बात है कि हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देना, मतलब कोई अगर मौखिक दुर्व्यवहार कर रहा है तो डायरेक्ट इस चीज़ को मना कर देना कि ऐसी बात नहीं चलेगी। तो ये है। इसके बाद है प्रॉक्सिमिक्स। अब देखो अगर पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने तो ये अपने आप से आ जाएगा। प्रॉक्सिमिक्स देखा था ना, जो प्रॉक्सिमिक्स वाला होता है जिसमें पास पास वाली चीज़ें होती हैं। तो प्रॉक्सिमिक्स स्थान के आधार पर ये होता है, तो गैर मौखिक संचार का ये प्रकार होता है। तो प्रॉक्सिमिक्स याद रखना, इसका मतलब होता है लोगों के बीच की दूरी। मतलब एक व्यक्ति, दो लोग पास पास बैठे बात कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या है, परस्पर सद्भाव, सहयोग, ये वाली चीज़ें दूर दूर हैं। तो मतलब और स्थान के आधार पर, दूरी और स्थान के आधार पर बिना बोले ही संदेश जो होता है इसे ही कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। तो ये गैर मौखिक है, इसमें मौखिक की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करें प्रभावी पारस्परिक संचार के लिए मुख्य तत्व क्या है, कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है संचार का। तो हमने देखा था इसमें जो सक्रिय श्रवण है, मतलब सुनना, अच्छे तरीके से किसी बात को सुनना, ये सबसे मेन चीज़ मानी जाती है संचार में। तो सक्रिय श्रवण का मतलब है पूरी ध्यान से सुनना, समझना। अमूर्तता और ये सारी जो चीज़ें हैं ये बाधा डालते हैं। जैसे सक्रिय श्रवण तो अच्छा है, अमूर्तता एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अपने जो बात है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है, संगठन की परिस्थिति से संबंधित है। अब सोचो, इसे हमने पहले किया हुआ है। हमने देखा था संगठन में एक बातचीत होती है जिसे हम कहते हैं, एक तो ऊर्ध्वगामी, एक अधोगामी, एक जो था क्रॉस में, और एक था पार्श्व। तो संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है। तो संगठन में सबसे जो मेन जरूरी होता है वो कौन सा होता है, पार्श्व वाला होता है, एक स्तर के लोगों के बीच में जो बातचीत होती है। तो ये वाला सबसे मेन होता है क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, परिस्थिति जो संगठनात्मक। तो संगठन में सबसे ज़्यादा जो कौन सा काम आता है, पार्श्व वाला, जो क्षैतिज वाला हमने देखा था। इसके बाद है जो पैरा लैंग्वेज के संबंध में है, जैसे अभी प्रॉक्सिमिक्स आया, अब है पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज ये हर साल लगभग हम कवर कर रहे हैं कि हर साल ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है पैरा लैंग्वेज को लेकर। तो इसमें क्या देखते हैं, जो पिच और टोन होती है स्वर की, उस चीज़ को लेकर, मतलब बात को बोला कैसे जा रहा है, ना कि ये चीज़ की बात क्या बोली जा रही है,
कैसे बोला जा रहा है, तो स्वर कैसा है, ये चीज़ आती है पैरा लैंग्वेज में, जिसे कहते हैं पारभाषाई संकेत। इसके बाद है किस प्रकार के संचार नेटवर्क में समूह नेता उभरने का। तो पहली क्लास याद करो कि हमने पहले में पढ़ा था कि दो पढ़े थे, एक वृत्त वाला पढ़ा था और एक पहिए वाला पढ़ा था। दोनों जो पहिए वाला हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इसमें नेता उभरने की जो चांस होते हैं वो होते हैं, क्योंकि जो डील कर रहा है वो नेता कर रहा है बीच से, जबकि वृत्त वाले में इंसान अपने आसपास के दो लोगों से बात कर पा रहा था। तो ये दो संचार के माध्यम हमने पढ़े थे और वही पूछा गया है कि जो पहिया प्रकार का नेतृत्व है वो एक अनुमति देता है किसी नेतृत्व के लिए, तो पहिया प्रकार का जिसमें एक नेता उभर के आता है, तो ये वाली चीज़ है। पहिया प्रकार का नेटवर्क जो होता है एक व्यक्ति केंद्र में होता है, बाकी सब उससे जुड़े होते हैं। यह नेतृत्व तो देता है लेकिन सदस्य खुश नहीं रहते क्योंकि वे आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि लीडर कौन है, बीच में नेता, ये लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे। तो पूछा जाएगा अगली बार कि पहिया प्रकार के नेटवर्क में आपस में बात कर पाते नहीं, तो ऐसे याद कर लो एक पहिया है, पहिए में से रिम टाइप का होता है, तो ये सब अलग अलग होते हैं ना, कनेक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे याद कर लेना है। इसके बाद है कि ऊर्ध्व में, जैसे ऊपर की ओर, जैसे कोई नौकर है वो ऊपर की ओर बात कर रहा है, तो ऊर्ध्व संचार में संगठनात्मक मौन। अब ये हम मौन वाला एक एग्जाम्पल देख चुके थे कि संगठनात्मक मौन का क्या उदाहरण है, तो संगठन में मौन का क्या उदाहरण है, विरूपण, विलंब, फिल्टरिंग, प्रतिक्रिया की कमी। अब देखो ऊपर अगर नीचे कोई एक मुद्दा आया, बॉस को वो बात नहीं बताई क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा मुद्दा बन जाए या कुछ, तो बीच में इसने क्या किया कि आधी बात को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, बात को घुमा फिरा के कह दिया ताकि वो समझ ना पाए या पूरी बात ना पहुंचे। यही कहलाता है मौन संगठन में, तो ऊर्ध्व में, क्योंकि नाम पहले से ही दे दिया ना ऊर्ध्व में। तो फिल्टर जो है वो संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है। फिल्टरिंग का मतलब होता है जानकारी को जानबूझकर छुपाना, जब कर्मचारी अपने बॉस को पूरी बात नहीं बताते हैं। इसके बाद है सकारात्मक श्रवण को लेकर क्वेश्चन आया था कि उसका एक रूप नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ है जो सकारात्मक श्रवण मतलब अच्छे तरीके से सुनने का पार्ट नहीं है। तो ध्यानात्मक श्रवण, चिंतनशील तो सबसे बढ़िया रहेगा कि कोई व्यक्ति चिंतनशील तो तभी होगा जब वो ध्यान से सुनना होगा, सहानुभूति होनी चाहिए। निर्णयात्मक श्रवण, सोचो तुमने सुना और डायरेक्ट डिसाइड कर लिया कि ये है या ये है, तो निर्णयात्मक श्रवण नकारात्मक होता है। निर्णय पहले से हमें डिसाइड थोड़ी ना करना है कि क्या चीज़ है, तो निर्णयात्मक श्रवण में हम पहले से फैसला कर लेते हैं और सुनते ही समय आलोचना करने लगते हैं। जैसे होता है ना कई बार कि लोग बैठे ही इस वजह से होते हैं सामने जिन्हें कुछ कहना है, मतलब माहौल ख़राब करना होता है, तो वही चीज़ ये नकारात्मक में आता है, जो बीच में टोकेंगे, बात करेंगे, ये वाली चीज़ें। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन शोर से संबंधित संचार बाधा नहीं है। शोर से संबंधित बाधा नहीं है, जो नॉइज़ वाला हमने पढ़ा था। तो अवधारणात्मक समस्याएं, सूचना का अधिभार, अब ये हम पढ़ चुके हैं। सूचना का अधिभार एक समस्या, सोचो किसी को एक जानकारी चाहिए, उसे 50 दे दो जानकारी, तो एक समस्या ही तो क्रिएट करेगा, तो ये है। उसके बाद डाइक, और इसके बाद है सांस्कृतिक अंतर। तो जो डाइक वाला है इसमें क्या है, ये एक संचार में बाधा नहीं है, संबंधित संचार में। सूचना का अधिभार है, सांस्कृतिक अंतर, ये एक बाधा ही तो है। सोचो दो संस्कृति के लोग हैं, एक देश का ए का है और एक देश का बी का है, अब इनमें संचार में समस्या आई, उनने कहा शाकाहार अच्छा है, इनने कहा मांसाहार अच्छा, तो एक तरीके से शोर है ये। उसके बाद है सूचना अवधारणात्मक समस्या, खुद में है, कॉन्सेप्ट में समस्या है तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये भी एक नॉइज़ है। अब है डाइक जो है आर्कटाइप्स, तो डाइक वाला दो लोगों के बीच के रिश्ते का पैटर्न बताता है डाइक। तो डाइक जो बातचीत है मतलब दो लोगों के बीच का, ये शोर नहीं है बल्कि ये तो अच्छा ही है। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन जो आया था वो है संचार प्रक्रिया में संदेश के सफल हस्तांतरण की जांच किसके द्वारा की जाती है। संचार में सफल, संदेश का सफल तो किसके द्वारा सफल होता है, कब हम मानेंगे कि संचार सफल हो चुका है, तो एक ही चीज़ हमने पढ़ा था, फीडबैक। कम्युनिकेशन अगर समाप्त हो रहा है और सबसे सही है तो उसका मतलब फीडबैक अच्छा है, तो फीडबैक वाली चीज़ें रहेगी। इसके बाद है अंतर विभागीय समिति किसका रूप है, अंतर विभागीय समिति। तो अंतर विभागीय मतलब एक विभाग के अंदर समितियाँ हैं तो बराबर की तो है, तो इन्हें कहा जाता है कौन सा, जो पार्श्व वाला है, ये वाला। जबकि ऊर्ध्व है ये तो एक विभाग से दूसरे विभाग में भी हो सकता है, अधो है, इष्टतम है, और ये वाला है पार्श्व। अब सेम ऑप्शन आए थे, एक बार हमने देखा था 22 का शायद पेपर था जिसको हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, उसमें यही सेम ऑप्शन भी थे। इसके बाद है सूची 1 और 2 का मिलान करना है इसमें। तो कह रहा है सभी मनुष्य नश्वर हैं, सभी मनुष्य नश्वर हैं।
तो ये कैसा एक सार्वभौमिक सकारात्मक बात है। सार्वभौमिक है क्योंकि सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो सब मरते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सार्वभौमिक है और सकारात्मक। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। नहीं आ गया, नहीं से मतलब नकारात्मक आ जाएगा, तो नहीं देखना है। पर ये भी क्या है, कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है, ये सार्वभौमिक है, कोई व्यक्ति दुनिया में पूरा नहीं है, पर नकारात्मक क्यों है, नहीं आ गया। कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ हैं, तो कुछ में विशेष आ जाएगा, कुछ की बात कर रहे हैं विशेष, पर बुद्धिमान है, विशेष सकारात्मक हो जाएगा। कुछ किसान अमीर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, नकारात्मक में हो जाएगा, तो विशेष नकारात्मक में। इसके बाद देखें जो 2020 में 15वां क्वेश्चन था, वो था किसी समस्या की स्थिति से पहले सामने आई स्थिति के साथ उसकी समानता के आधार पर आंकने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कह रहा है किसी समस्या की स्थिति को पहले से आई स्थिति के साथ समानता, से पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व इस व्यक्ति ने करी थी, उसके बाद दूसरे ही प्रॉब्लम इसके पास आई, बी प्रॉब्लम आई, अब उसे ये सॉल्व करता है, तो इसे कहा जाता है यूरिस्टिक्स, प्रतिनिधित्व। यूरिस्टिक्स मतलब अनुमान जो लगाते हैं, तो पुराने अनुभव का मिलान करते हैं। एंकरिंग में पहली जानकारी पर अटक जाते हैं। उपलब्धता, जो एंकरिंग वाला होता है इसमें पहली पे ही अटक जाते हैं। उपलब्धता में जो याद आता है उसे ही चुन लेते हैं, मतलब ऐसे सोचो कि जो पहला दिखा उसे ही चुन लिया। जबकि जो प्रतिनिधित्व यूरिस्टिक्स है, इसमें हम अनुमान लगाते हैं, पहले से हमने सीखा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा है, उसकी समानता के आधार पर। चुनना उसे नहीं है, पर हम उसे थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहली मतलब किसी समस्या की स्थिति को पहले सामने आई स्थिति की समानता के आधार पर आंकने की प्रक्रिया होती है, ये यूरिस्टिक्स होती है। कौन सा वाला यूरिस्टिक, प्रतिनिधित्व, क्योंकि पहले के एक प्रॉब्लम है वो प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। एंकरिंग वाले में क्या होता है कि एक जानकारी को पकड़ के रख लेते हैं। इसके बाद है कौन सा कभी कभी समस्या समाधान में बाधा डालता है, तो इसका अभी हम पढ़ चुके हैं। अब देखो ये रिपीट होने लगे से कई सारे। मानसिक सेट जो हमने देखा था, माइंड सेट पहले से है, तो ये एक बाधा ही तो है, पहले से सोच के रखा है ऐसी चीज़ें। तो मानसिक सेट का मतलब है एक तरीका सोचते रहना, कभी कभी नए समाधान देखने से रोकता है, पहले से ही सोच रखा है कि ये मानसिक सेट है, तो नए समाधान इसमें मुश्किल रहेंगे। उसके बाद एल्गोरिदम तो अच्छा ही होता है, हमने देखा था, ये तो सॉल्व ही करता है, और इस पर एक क्वेश्चन आ भी चुका है जो हमने देखा, उसमें ये था कि ये 100% सॉल्यूशन देने वाला यही ऑप्शन है। यूरिस्टिक्स भी देखा, अभी समस्या समाधान कर ही रहा था ऊपर। इसके बाद है जो सादृश्यता, यह भी यही है, दो चीज़ें कॉमन सी दिखेंगी इसमें। अगला है कि कौन सी निर्णय लेने की शैली अधिक समय लेती है, कौन सी शैली है अधिक। अब इसमें से पढ़ो कौन सी शैली में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो नॉर्मल है विश्लेषण जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। अभी मुझे ऑप्शन बताने होते, केवल ए है बी है, तो कम टाइम लगता है। हम चूँकि थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं तो विश्लेषण हो गया, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम गहराई से चीज़ें, डेटा, इन सबको देखते हैं। इसके बाद पूछा था पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों का अनुपात सीधे अनुपातिक है, क्षेत्रों की परिधि, कोण। अब देखो अगर कोई हम चार्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें कोण ही तो देखते हैं, तो क्षेत्रों का कोण होता है। परिधि, क्षेत्रफल, ये कोई यहाँ पे एंगल नहीं निकाल रहे हैं। तो पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है, उसमें अगर कोई 50% चीज़ है तो 180 डिग्री का होता है, तो ये वाली चीज़ याद रखना है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने के लिए फ्रेमिंग प्रभाव को संदर्भित करता है। फ्रेमिंग प्रभाव का अर्थ होता है प्रस्तुत निर्णयों को प्रभावित, मतलब उच्चतम जो विकल्पों को प्रस्तुत करने का तरीका विकल्पों के चयन को प्रभावित करता है। मतलब कैसे कौन सा विकल्प प्रस्तुत किया गया, ये भी उसके चयन को प्रभावित करता है, यही है फ्रेमिंग प्रभाव। जैसे ऑप्शन फ्रेम होते हैं ए बी सी डी, अब कौन सा ऑप्शन में कैसे फ्रेम किया गया है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा चुनेगा। तो क्या है इसका कि प्रस्तुत निर्णयों को प्रभावित करता है फ्रेमिंग प्रभाव। फ्रेमिंग प्रभाव का मतलब है एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहना, जैसे एग्जाम में होता है सेम टाइप के स्टेटमेंट, उनमें थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से कहा जाएगा। जैसे 90% सफल 10% असफल, बात तो एक ही है। अब ये क्या है, यही फ्रेमिंग प्रभाव है, कैसे उस बात को कहा जा रहा है। तो फ्रेमिंग प्रभाव याद रखना है, फ्रेम वाला। इसके बाद है समूह चिंतन के बारे में, एक अत्यधिक जो कह रहा है, अत्यधिक एकजुट समूह में सदस्यों की आलोचनात्मक मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने की क्षमता खोने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है समूह चिंतन। समूह चिंतन में सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, क्योंकि नाम क्या है, समूह चिंतन। तो समूह चिंतन जो है एकजुट समूह के बारे में कह रहा है, और ये कह रहा है कि ये निर्णय अच्छा नहीं ले पाते हैं। तो क्योंकि समूह चिंतन में सभी एक जैसा सोचते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते हैं, खतरनाक है क्योंकि गलत फैसले हो सकते हैं। समूह ध्रुवीकरण एक
एक अलग ही चीज़ है। तो ये समूह चिंतन याद रखना, इसमें क्या रहेगा कि सभी लोग एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा सोचेंगे, नॉर्मल सोचो, हमेशा सही थोड़ी ना होगा। ये निर्णय लेने की वह शैली जो सभी को खुश करने में अत्यधिक चिंतित होती है, मतलब ज़्यादातर वो चीज़ करनी है जो खुश हो सके। तो लोगों को तो ये व्यवहारिक शैली तो होगी, लोगों का व्यवहार को देख के ऐसी शैली अपना लो। तो ये है। इसके बाद है कौन सा किसी निर्णय के परिणामों की संभावना को अनुमान लगाने का नियम नहीं है। ये कह रहा है कौन सा किसी निर्णय के परिणामों का अनुमान लगाने का नियम, मतलब हमें डिसाइड जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो किस चीज़ में नहीं लगा सकते? उपयोगिता के आकलन में, प्रतिनिधित्व में, उपलब्धता में, समायोजन में। तो इसका है उपयोगिता के आकलन में। क्यों ऐसा है? उपयोगिता का आकलन, उपयोगिता है कोई चीज़ उपयोगी है या नहीं है, ये फायदे और नुकसान देखने के लिए है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? संभावना, संभावना के लिए तो नहीं है, संभावना अनुमान के लिए नहीं है। प्रतिनिधित्व, उपलब्धता और समायोजन ये सभी संभावना के अनुरूप है। इसके बाद है श्रेणीबद्ध न्यायवाक्य के एक मान्य मानक के रूप में यदि विधेय पद निष्कर्ष में वितरित हो तो उसे वितरित किया जाना चाहिए। अभी थोड़ा लैंग्वेज ही इतनी कठिन होती, 2-4 मैंने बताए कठिन आएंगे जो हमें नहीं करने होते, उसी में से ये भी है। अब इसे समझ ही नहीं सकते कि इतना कठिन कहना क्या चाह रहा है। तो ये कह रहा है श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य एक मान्य रूपक एक का में एक मान्य मानक रूप में यदि विधेय पद निष्कर्ष वितरित करता है तो वितरित किया जाना चाहिए। तो इसे वितरित किया जाना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है, वही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हम पढ़ लेते हैं, यह तर्कशास्त्र का नियम है, अगर निष्कर्ष में विधेय पद वितरित है तो वह प्रमुख आधार, तो क्या है याद रखना, मेजर प्रमाइस में वितरित होना चाहिए। अब सेम अगर आ जाता है तो याद रख लेना प्रमुख आधार होता है ऐसा कुछ विधेय पद का निष्कर्ष में, बस इतना देखना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमें 33 क्वेश्चन पे पहुंचना है, उसके लिए अब 25 इसमें से आएंगे। अगर हम इसमें से कितने कर पाएँ, 10 से 12 15 वो काफ़ी रहेंगे, क्योंकि हिंदी में हमें 15 से 20 के आसपास में तो होने ही, मतलब 20 के आसपास हो जाए और इसमें 10 हो जाए, 10 रीजनिंग में, तो क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। प्रायिकता किसकी विशेषता है? अब प्रायिकता जो मैथ में यूज़ करते हैं, तो प्रायिकता आगमनात्मक तर्कीय, निगमनात्मक तर्कीय, वियोजन है या निरूपण है। तो आगमनात्मक तर्क हम कुछ उदाहरणों को से सामान्य नियम बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए कि सभी लोग अच्छे हैं सभी लोग बुरे हैं, तो प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता में क्या होता है, आगमनात्मक तर्क होता है और यहाँ पे संभावना होती है। और निगमन वाले में क्या होता है, निगमनात्मक में तर्क में निश्चित निष्कर्ष होता है, संभावना नहीं। पर यहाँ प्रायिकता पूछिए संभावना, तो आगम वाले में संभावना और निगम वाले में निष्कर्ष आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो देखते हैं, मतलब 2020 का लास्ट क्वेश्चन, कौन से जो निर्णयकर्ता समस्याओं की रचनात्मक समाधान खोजने में अच्छे हैं? कौन से निर्णयकर्ता समस्याओं के रचनात्मक, मतलब कोई प्रॉब्लम आई किसी ऑफिस के पास, तो एक प्रॉब्लम आई है, अब इसकी रचनात्मक सॉल्यूशन अगर खोजा जाए तो वो सॉल्यूशन कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? निर्देश दे देना किसी को, अब सोचो किसी को निर्देश देना तो सॉल्यूशन सुना ही नहीं ना, किसी से कह दिया ऐसा काम कर लो। उसके बाद विश्लेषण में हो सकता है बात बहुत लंबी चली जाए, तो विश्लेषण। वैचारिक वाला है, वैचारिक शैली के निर्णयकर्ता और व्यवहारिक शैली, व्यवहार हमने देखा था नेगेटिव भी होता है व्यवहार, क्योंकि हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं। तो जो है वैचारिक शैली, वैचारिक इसमें विचार कर रहे हैं, जब व्यक्ति विचार करेगा तो इनोवेटिव कुछ आइडिया सोचेगा। तो वैचारिक शैली में लोग नए और अलग तरीके खोजते हैं, रचनात्मक समाधान निकालने में बेहतर होते हैं। तो ये हमने क्या देखा, आज 2020 का पूरा पेपर देखा, 25 क्वेश्चन इसमें आए थे। हमें क्या करना है कि जो पुराने क्वेश्चन है या जो रिपीट हो रहे हैं उन सबको सही कर लें, बाकी अपनी जो समझ है थोड़ा डेवलप करेंगे तो हम आराम से इस चीज़ को निकाल पाएंगे। तो ये हमने देखा। अब थोड़ा देखते हैं रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन है, एक दो जो पिछले वर्ष के हैं, 2024 के हैं। जैसे एक था है, जिस प्रकार 13 है 21 90 से संबंधित है। अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग की एक विशेषता है सी सेट में सेम पैटर्न पे आएंगे, तो अगर हमें ये पता है कि सोचना कैसे है, किस तरीके से हम वहाँ पे डील करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे अब ऐसा ही कुछ दे दिया, अभी 13 दे दिया, हो सकता है 50 दे दे, हो सकता है 15 दे दे, हो सकता है 20 दे दे, या यहाँ पर कुछ और संख्या दे दे। तो जिस प्रकार 13 इससे संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित है। अब सोचो अगर यहाँ पे 100 से लेके 200 के बीच में या 500 के बीच में चीज़ होती, तो हम इसमें स्क्वायर कर रहे होते या मल्टीप्लाई कर रहे होते, नॉर्मल सा पता है, मल्टीप्लाई कर रहे होते या स्क्वायर कर रहे होते, क्योंकि 169 या ऐसा कुछ आ रहा होता। अब सोचो कि 13 का संबंध 2100 से है। अब ये चीज़ हमें पता चल रही है बहुत मल्टीपल में पर बहुत ज़्यादा है,
तो मैथ में पर हम जब देखते हैं, क्योंकि ये सी सेट है, यहाँ पे बहुत ऐसा तो होगा नहीं, लेंथी होगा, तो सोचने वाला क्वेश्चन हो, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा, इनमें से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, माइनस भी नहीं हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई लग रहा है पर बहुत बड़ा है, स्क्वायर है नहीं है ये 13 का कोई या उसके आसपास के नंबर से संबंधित, क्यूब में ट्राई करते हैं। तो अगर हम 13 का क्यू निकालते हैं तो हम देखेंगे क्यू अगर निकालें तो इसके पास पहुंचेंगे, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यू हमें वहाँ पे ट्राई करना है, क्योंकि सी सेट में नंबर काफ़ी मतलब टाइम ज़्यादा होता है, तो हम ट्राई करेंगे क्यू का। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 13 का जो क्यू होता है 2197 होता है, उसमें से अब हमें देखना है इसके पास पहुँच गए तो कितना माइनस प्लस हो रहा है, तो ये संख्या आनी है, तो 7 माइनस किया, सेम अब कह रहा है 14 का, अब एक निकल आएगा तो निकल आएगा। तो ऐसे करके थोड़ा हमें सोचना है। अब ये वाला जो है इसके लिए माध्यम का और जो विचलन वगैरह है उन सबको अभी थोड़ा देखेंगे आज या कल में। इसके बाद है एक ये वाला, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे 5 के आसपास लगभग क्वेश्चन रीजनिंग में इस टाइप के रहते हैं नंबरिंग वाले। तो जैसे ये कहता है कांस्टेबल को 91 के रूप में कोडेड किया गया, अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पूरा नंबर सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए या वहाँ पर लिख लेनी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर कोई बड़ा सा नंबर होगा तो हम लगाते कि C3 पे आता है, N इस पे आता है, B2 पे आता है, E, तो हम देखते पर यहाँ 91 है तो हमें एक चीज़ फिर वही समझनी है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पे इन सब के हमें नंबर देख लेने हैं, और चूंकि 91 है तो इन्हें हमें काउंट कर लेना है। अब काउंट से हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है कि डायरेक्ट ना आता और काउंट करने के बाद 91 होता और उस आंसर जो आ रहा होता 182 आ रहा होता, तो हो सकता है कि 92 × 2 दिया होता, तो ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है 91 आ रहा होता, इसका कोई डिवाइड होता कुछ पॉइंट पे, मान लो 92 होता तो डिवाइड हो जाता, फिर कोई ऑप्शन होता। तो ऐसी चीज़ें हमें सोचनी है। तो जब कांस्टेबल लिखा था तो इसका अगर हम देखें ये पूरा हमने सॉल्यूशन किया, 91 आंसर आ गया। अब सेम तरीके से ऐसा करने के बाद 59 आ जाएगा इसका आंसर। मेन बात है हमें इसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, ना ये आएगा, हमें अपना दिमाग चलाना है। जब ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से सोचना है, ये वाली चीज़ निकालनी है किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर अगर नहीं पता है तो हम ये नंबर सोचेंगे कैसे आ गया अचानक से। तो जिनको नहीं पता है, जिनको मैथ आता है, रीजनिंग आता है, उनके लिए तो आसान है। अगला है जो बिलोंगिंग्स को जो टेबल स्टैफ का जो मतलब ये करके स्पेलिंग दे दी है, इससे संबंधित कहा गया है कि मतलब इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन आसान होते हैं थोड़े, ऐसे वाले में केवल हमें इन दोनों शब्दों को लिखना होता है और इनके कनेक्शन बनाने होते हैं। जैसे बी इसमें आया है, 20 में आया है, और ई, अब इनमें से देखने कौन कौन से शब्द हैं। अगर सेम शब्द इसमें मिल रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि उन शब्दों से ही मिलकर ये बनाया गया है शब्द। जैसे इसको अगर कोड में ये लिखा गया है, मतलब एल की जगह अगर बी लिखा गया है, ऐसे सोचो इसमें एल है, इसमें बी लिखा गया है, तो अगर हम इसमें देखें एल आया तो एल की जगह हम बी यूज़ कर रहे होंगे। अब हो सकता है इसमें नंबर दिया होता, पर यहाँ पे चूंकि कोड वाला है तो एल की जगह बी। अब यहाँ पे और कैसे दे सकता है, यहाँ पे सेम इधर कुछ और नंबर दे देता, फिर तीसरे वाले का पूछता है इनमें क्या कनेक्शन है। तो हमें ये समझना है कि इसमें हमें बस बहुत सबसे आसान है इसमें ये ढूंढना है एल को इसमें क्या कहा जा रहा था, तो एल को जो बी कहा जा रहा है तो इसमें हमें देख लेना एल को बी कहा जा रहा है। आई को देख लेना है क्या कहा जा रहा था, मान लो टी कहा जा रहा था तो आई को टी कहा जा रहा था, इसमें आ जाएगा। मेन क्या है कि हमें एक लाइन ऊपर लिख लेनी है, एक लाइन नीचे लिख लेनी है, और इनमें से हमें कनेक्शन बनाना है कि किसको क्या कहा जा रहा था। और चूंकि एल आई एन ई एन का कोड पूछना है तो हमें वही शब्द ढूंढ लेने हैं, जैसे एल ढूंढना, आई ढूंढना, एन ढूंढना, ई ढूंढना, और उसके बाद सेम यहाँ पर लगा देना है कनेक्शन। आसान होता है ये वाला। तो अब ये क्वेश्चन देखें, ये ऐसे वाले में सीरीज कभी कभी बहुत आसान होती है और कभी कभी हम जो देखेंगे 2024 की एक सीरीज है वो इतनी टफ है कि उसमें 3 स्टेप पे जाके सोचना है, पर ये वाला थोड़ा आसान है। इसमें क्या है देखो 7, मतलब हमें वही चीज़ स्टार्ट करनी है, प्लस से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर और क्यूब, इन तरीके से हमें सोचना होता है सबसे पहले। तो 7 के बाद अब चूँकि हमें नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत अंतर नहीं आ रहा, तो हमें एक चीज़ पता चल रही है मल्टीप्लाई तो नहीं है ये, मतलब, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं लग रहा है हमें यहाँ पे कहीं, तो प्लस माइनस का लगेगा। अब चूंकि बढ़ रहा है तो हम प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे देखा 7 4 11 और 11 और 8 19, अब 19 और 16
35 अब हमें पता चल रहा है डबल होती चली आ रही है संख्या, तो आराम से ये निकल आएगा। यहाँ मेरा मकसद केवल इतना है कि हम इन चीज़ों को क्या करें, दिमाग में बैठा पाएँ कि ऐसे सोचना है। हमें यहाँ पूरा रीजनिंग नहीं कर रहे, पर होगा क्या कि जो 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के या 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 8 या 10 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही थीम पे होंगे, तो हमें 8 या 10 पे कवर करना है उन्हें। क्योंकि हम अगर यहाँ से ये सब पढ़ के जाएंगे और सोच के जाएंगे तो वहाँ पे अगर ऐसा आ रहा होगा तो दिमाग पहले से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले वाले टॉपिक जो अगले कल हम देखेंगे उसमें हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और हम 2 टॉपिक करेंगे, अब थोड़ा हम टॉपिक की तरफ जाएंगे, जैसे LCM और SCF वाला टॉपिक करेंगे और माध्य माध्यिका विचलन और ये सब वाला 2 टॉपिक कल हम ख़त्म करेंगे। क्योंकि हमारा जो C सेट में कम्युनिकेशन वाला था उसके 2 सेट ही बचे हैं, मैं 2018 से 24 तक का करना था, तो 24 से हम किस पे आ गए, 20 पे आ गए, तो 2 दिन का ये बचा। उसके बाद हम मैथ, रीजनिंग और जो हिंदी वाले टॉपिक आएंगे वो कवर करेंगे, तो वो अगले बार करेंगे।